हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th का फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। लेकिन आज हम लोग पहले रिफ्लेक्शन क्या है इसके बारे में इस वीडियो में समझेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के वीडियो में हम लोग क्या क्या टॉपिक कवर करने वाले हैं पहले इसको समझ लेते हैं। देखिए, पहला टॉपिक है व्हाट इज लाइट। लाइट क्या है पहले हम लोग ये समझेंगे। फिर है नेचर ऑफ लाइट, लाइट का नेचर क्या है। फिर आएगा ऑप्टिक्स, थर्ड टॉपिक। फिर आएगा रे एंड बीम ऑफ लाइट क्या है। फिर आएगा व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, तो रिफ्लेक्शन को क्या है या रिफ्लेक्शन किसे बोला जाता है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन एंड लास्ट आएगा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये 7 टॉपिक आज इस बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला टॉपिक क्या है, व्हाट इज लाइट। लाइट क्या है? देखिए, लाइट क्या है? लाइट एक एनर्जी का फॉर्म है। जैसे हीट क्या है? हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, है ना। आप लोग 9th में पढ़े थे साउंड, साउंड क्या था? साउंड इज ऑल्सो फॉर्म ऑफ एनर्जी। इसी तरह से लाइट क्या है? लाइट इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। लेकिन ये लाइट का काम क्या है? लाइट के मदद से, लाइट के हेल्प से हम लोग चीजों को देखते हैं। सो डेफिनेशन सेज दैट लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी which enables us to see, है ना। लाइट क्या है? लाइट एक एनर्जी का फॉर्म है जिसके मदद से हम लोग को जो सराउंडिंग है, जो जो चीजें हैं उसको हम लोग देख सकते हैं। आप इमेजिन कीजिए, अगर लाइट नहीं हो, अंधेरे में, तो हम लोग को कुछ दिखाई नहीं देगा, बिकॉज लाइट ही है जो हम लोग को मदद करता है चीजों को देखने के लिए। ठीक है, ये हो गया स्टैंडर्ड डेफिनेशन। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी which enables us to see। अब हम लोग का जो नेक्स्ट टॉपिक था क्या था? नेचर ऑफ लाइट। लाइट का नेचर क्या है? देखिए, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बहुत सारे साइंटिस्ट ने लाइट का मोटा मोटी 2 नेचर को सपोर्ट किया है। जैसे लाइट हैज 2 नेचर, जिसको हम लोग डुअल नेचर भी बोलते हैं। किसी किसी साइंटिस्ट ने बोला लाइट का नेचर होना चाहिए पार्टिकल नेचर और रे नेचर, और कोई कोई साइंटिस्ट ने बोला नहीं नहीं, लाइट का होना चाहिए वेव नेचर। ठीक है, तो कुछ कुछ साइंटिस्ट है जिसका नाम मैं आगे के वीडियो में लूंगा। कुछ साइंटिस्ट ने पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट को सपोर्ट किया है, और कुछ साइंटिस्ट ने लाइट का जो वेव नेचर है, वही वेव प्रॉपर्टीज है, उसको सपोर्ट किया है। तो हम लोग एज ए होल, एज ए समराइज करके हम लोग बोल सकते हैं लाइट का 2 नेचर है, जिसको हम लोग डुअल नेचर भी बोल सकते हैं। एक है पार्टिकल नेचर और एक होता है वेव नेचर। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए एक एक करके समझते हैं अभी। अब देखिए, पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट ये क्या है? जो पहला नेचर है, ठीक है ना। जो पार्टिकल नेचर है, देखिए क्या है, लाइट कंसिस्ट ऑफ सम पार्टिकल्स व्हिच आर कॉल्ड फोटॉन्स। ये जो थ्योरी है पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, मतलब लाइट का जो पहला नेचर है पार्टिकल नेचर, जिसको या रे नेचर भी बोला जाता है। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी ऑफ लाइट, लाइट है जो लाइट जो है उसमें छोटा छोटा पार्टिकल रहता है, जिस पार्टिकल्स को हम लोग बोलते हैं फोटॉन्स। तो लाइट कंसिस्ट ऑफ सम पार्टिकल्स व्हिच आर कॉल्ड एज फोटॉन। जैसे आप लोग ने प्रोटॉन के बारे में सुना होगा, न्यूट्रॉन के बारे में सुना होगा, इलेक्ट्रॉन के बारे में सुना होगा, सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में हम लोग क्लास 9th में पढ़े थे केमिस्ट्री में। इसी तरह से लाइट को ऐसे समझाया गया है, जो लाइट क्या है, कुछ पार्टिकल से बना हुआ है, जिस पार्टिकल्स को हम लोग बोल सकते हैं फोटॉन्स। ठीक है, फोटॉन्स क्या है? फोटॉन्स आर सम पैकेट्स ऑफ एनर्जी। मतलब फोटॉन्स कुछ पार्टिकल कंसिडर किया गया है जिसके भीतर में एक डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी रहते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्वांटम एनर्जी भी बोल सकते हैं। मतलब फोटॉन्स को ऐसे डिस्क्राइब किया गया है कि फोटॉन्स क्या है, कुछ पार्टिकल्स है जिसके भीतर में एक डेफिनेट अमाउंट ऑफ क्या रहेगा, एनर्जी रहेगा। जैसे कि आप लोग उसको इस तरह से सोच सकते हैं, जैसे मान के चलिए ये एक पैकेट है, जैसे कि ये एक पैकेट है, ठीक है, ये एक पैकेट है। इस पैकेट में एक डेफिनेट अमाउंट ऑफ क्या रहेगा, एनर्जी रहेगा। ठीक है, मान के चलिए और एक पैकेट है ना, इस पैकेट के अंदर में भी एक डेफिनेट अमाउंट ऑफ क्या रहेगा, एनर्जी रहेगा। तो इसी तरह से हम लोग को बोला गया है दैट ये फोटॉन्स क्या होगा, फोटॉन्स होगा कुछ पैकेट्स जिसका भीतर में एक डेफिनेट अमाउंट ऑफ क्या रहेगा, एनर्जी रहेगा। सो फोटॉन्स आर सम पैकेट्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, इसी तरह से फोटॉन्स को डिस्क्राइब किया गया है। एक छोटा छोटा पैकेट होगा जिसके भीतर में एक डेफिनेट क्वांटिटी ऑफ एनर्जी
रहेगा। ठीक है, तो थर्ड पॉइंट देख लेते हैं फोटॉन्स के बारे में क्या लिखा हुआ है। फोटॉन्स डू नॉट हैव मास, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, एक पॉइंट है बोल सकते हैं। फोटॉन्स का कोई मास नहीं होता है। फोटॉन्स डू नॉट हैव मास एट रेस्ट, मतलब जब वो रेस्ट में रहेगा इसका कोई मास नहीं होगा, लेकिन जब ये मोशन में होगा तब इसका मोमेंटम रहेगा। इसका बारे में हम लोग आगे के क्लास में डिस्कस करेंगे, जब ऊपर के क्लास में जाएंगे 11th या 12th में जाएंगे तब इसका ऊपर में बहुत डिटेल्स को आपको डिस्क्रिप्शन मिलेगा। अभी के लिए आप इतना ही समझ के रखिए, याद करके रखिएगा। फोटॉन्स कुछ पार्टिकल्स है, लाइट उसी से बना हुआ है जिसका भीतर में एक डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी रहेगा और उसका मास नहीं रहेगा जब वो रेस्ट में होगा, लेकिन जब ये मोशन में रहेगा तब उसका क्या होगा, मोमेंटम रहेगा। बस इतना ही अभी तक याद रखिए तो आप लोग 10th लेवल का काम बन जाएगा। और क्या है फोटॉन्स के बारे में, देखिए मोर फोटॉन्स पर यूनिट एरिया मींस मोर इंटेंस लाइट। देखिए कभी कभी आपको लगता होगा कि आज में एक बल्ब से बहुत ज्यादा लाइट निकल रहा है, तो बहुत ज्यादा लाइट मतलब बहुत इंटेंस लाइट, मींस अगर ज्यादा इंटेंस लाइट हुआ है मतलब आपको ऊपर में ज्यादा फोटॉन्स गिर रहा है। अगर आप देखा ना डिम लाइट होता है ना घर में कभी कभी, तो डिम लाइट मतलब क्या, वहां पर लो इंटेंसिटी का लाइट आ रहा है, मतलब वहां से फोटॉन्स क्या होगा, कम निकल रहा होगा। तो इस लाइन का मीनिंग क्या बता रहा है, अगर ज्यादा इंटेंस लाइट है मतलब मोर फोटॉन्स गिर रहा है या आ रहा है, अगर लो इंटेंस लाइट है तो मतलब कम फोटॉन्स आ रहा है। ठीक है, समझ में आ गया बात। और नेक्स्ट क्या है, साइंटिस्ट सपोर्टेड पार्टिकल थ्योरी, मतलब कुछ साइंटिस्ट, मैंने पहले थोड़ा देर पहले बताया था, कुछ साइंटिस्ट थे जिन्होंने पार्टिकल थ्योरी को सपोर्ट किया है, जैसे अल्बर्ट आइंस्टीन, न्यूटन है ना, सर आइजैक न्यूटन, आपने तो नाम सुना होगा, अल्बर्ट आइंस्टीन, न्यूटन है ना, ये सब और भी साइंटिस्ट थे जिन्होंने पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट को सपोर्ट किया है। और कुछ फिनोमेना भी है फिजिक्स में जिसके बारे में आप लोग आगे जाके पढ़ेंगे, जिसको भी बेहतर तरीके से पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट से हम लोग उसको समझा पाया है, जैसे कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो गया या कॉम्पटन इफेक्ट हो गया। इसके बारे में आप लोग हायर क्लासेस में स्टडी करेंगे, तो अभी इसका नाम ही आप याद रखिए, इसके बारे में अभी कोई डिस्कशन क्लास 10th के अंडर में हम लोग नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया ए वेरी ब्रीफ डिस्क्रिप्शन अबाउट पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। अब देखिए लाइट का डुअल नेचर था, मैंने पहले बताया था। अब देखिए नेक्स्ट नेचर क्या था, वेव नेचर ऑफ लाइट। तो कुछ साइंटिस्ट ने क्या बताया कि नहीं लाइट का पार्टिकल नेचर नहीं होगा, उसका वेव नेचर होगा। ठीक है, तो क्या है देखिए, लाइट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ अ वेव। तो जो साइंटिस्ट इसको सपोर्ट किए थे वो क्या बोले, लाइट जब ट्रेवल करेगा वो किसका फॉर्म ले लेगा, वेव का फॉर्म लेगा। अभी वेव का बारे में क्लास 9th के अंडर में आप लोग पढ़े थे, साउंड इज अ फॉर्म ऑफ, साउंड ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ अ वेव, सिमिलरली लाइट आल्सो ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ अ वेव। अब ये जो वेव है लाइट का, वो कैसे निकलता होगा, कैसे ओरिजिनेट हुआ होगा, देखिए क्या लिखा है, सम चार्ज पार्टिकल्स वाइब्रेट्स एंड रिलीजेस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। मतलब कुछ चार्ज पार्टिकल था जो अपनी ही जगह में रह के वाइब्रेट करता था, मतलब ऑसिलेट करता था। ड्यूरिंग इट्स ऑसिलेशन वो चार्ज पार्टिकल कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस या वेव्स रिलीज करता है। ठीक है, कुछ चार्ज पार्टिकल है जो अपनी जगह में रह के वाइब्रेट करता है और कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या रेडिएशंस निकालता है। और इसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या रेडिएशन का एक बहुत ही छोटा एक पोर्शन को हम लोग बोलते हैं विजिबल लाइट। मतलब जो लाइट हम लोग को दिखाई देता है ना, वो एक बहुत बड़ा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का एक पार्ट है। मतलब वो जो चार्ज पार्टिकल था ना, जब वो वाइब्रेट करेगा वो बहुत ही बड़ा एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या वेव्स निकालेगा। उस बहुत ही बड़ा जो स्पेक्ट्रम होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का, उसका बहुत ही छोटा एक पोर्शन होगा जिसको हम लोग बोलते हैं विजिबल लाइट। मतलब जो लाइट ह्यूमन आइज को दिखाई देगा। मतलब वो जो स्पेक्ट्रम था ना, उसमें से और भी लाइट निकलती होगी, लेकिन सब लाइट ह्यूमन आइज के लिए सेंसिटिव नहीं है, मतलब हम लोग उसको देख नहीं पाता है। तो जो चीज, जो लाइट, जो वेव्स हम लोग, जो स्पेक्ट्रम हम लोग को विजिबल है, उसी को बोला जाता है लाइट या विजिबल लाइट। ठीक है, अब देखिए साइंटिस्ट कौन कौन इस थ्योरी को सपोर्ट किया है, जैसे मैक्सवेल, हर्ट्ज, ह्यूगेंस, है ना, ऐसे तो बहुत सारा साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस थ्योरी को, इस नेचर ऑफ वेव नेचर को सपोर्ट किया है। और कुछ फिनोमेना भी था जिसको हम लोग बेहतर तरीके से वेव नेचर के साथ में इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, जैसे पोलराइजेशन, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, ऐसा बहुत सारा कुछ प्रॉपर्टी है जिसको बारे में आप लोग 11th या 12th में जाके सीखेंगे अच्छी तरह से। तो मैंने कुछ नाम ऐसे फॉर एग्जांपल ऐसे दे दिया है, तो इस सब के बारे में भी आप लोग को आगे जाके अच्छी तरह से पढ़ेंगे और जानने को मिलेगा। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का
वेव नेचर। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक क्या था, व्हाट इज ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स क्या है? द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट इज कॉल्ड ऑप्टिक्स। मतलब फिजिक्स का एक ब्रांच है ना, जिसको बोला जाता है ऑप्टिक्स, जिसके अंदर में हम लोग लाइट के डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज को स्टडी करेंगे। जैसे हम लोग रिफ्लेक्शन पढ़ने जा रहे हैं, या रिफ्रैक्शन पढ़ने जा रहे हैं, या डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, जो भी है मैंने अभी भी बताया जो प्रॉपर्टीज है, इसके बारे में फिजिक्स के एक स्पेसिफिक डिपार्टमेंट है जिसके अंडर में हम लोग वो पढ़ते हैं, उसी डिपार्टमेंट को बोला जाता है ऑप्टिक्स। अब देखिए ऑप्टिक्स भी दो तरह का होता है, टाइप्स ऑफ ऑप्टिक्स। एक होता है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स और रे ऑप्टिक्स बोला जाता है, और एक है फिजिकल ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स। अब देखिए ऑप्टिक्स दो तरह का बनाया हुआ है। एक है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, मतलब जब कुछ कुछ लाइट का प्रॉपर्टीज है जिसको जब हम लोग एक्सप्लेन करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, ज्योमेट्री का हेल्प ले लेंगे। जैसे बेसिक ज्योमेट्री आप लोगों को पता है ना, स्ट्रेट लाइन, सर्कल, है ना। तो बेसिक जो ज्योमेट्री है उसको लेकर अगर हम लोग ऑप्टिक्स को समझाते हैं या कुछ कोई प्रॉपर्टी हम लोग एक्सप्लेन करते हैं तो वो आ जाता है अंडर ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। लेकिन अगर हम वेव पर्सपेक्टिव से, मतलब बाय सपोर्टिंग द वेव नेचर ऑफ लाइट, अगर आप लोगों को हम लोग कुछ प्रॉपर्टी को समझना है या समझाना है, तब हम लोग को पढ़ना पड़ेगा फिजिकल ऑप्टिक्स। ठीक है, मतलब आप इस तरह से सोच सकते हैं, अगर हम लोग पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट को लेके ऑप्टिक्स पढ़ेंगे तो ये बन जाएगा ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। अगर हम लोग वेव नेचर को लाइट को लेके पढ़ेंगे तो ये बन जाएगा फिजिकल ऑप्टिक्स। ठीक है, तो मोटा मोटी ऑप्टिक्स दो तरह से डिवाइड किया गया हुआ है, एक है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स और एक हो गया हम लोग का फिजिकल ऑप्टिक्स। अभी क्लास 10th में हम लोग कौन सा पढ़ेंगे? 10th में हम लोग पढ़ेंगे ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, जो ज्यादा इजी है टू एक्सप्लेन एंड टू अंडरस्टैंड ऑल्सो, है ना। बिकॉज हम लोग सिंपल ज्योमेट्री हम लोग को पता है, स्ट्रेट लाइन कैसे ड्रॉ किया जाता है ना, सर्कल कैसे ड्रॉ किया जाता है, तो ये हम लोग को पता है। इसीलिए क्लास 10th के अंडर में हम लोग जितना भी ऑप्टिक्स पढ़ेंगे, जितना भी लाइट का प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, सब में हम लोग ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट अप्लाई करके पढ़ेंगे, हेंस इट इज कॉल्ड ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। समझ में आ गया बात? क्लियर? चलिए अभी हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के अंदर जाते हैं, जिसको बोला जाता है क्या, रे एंड बीम ऑफ लाइट। ठीक है, रे क्या है और बीम क्या है, देखिए पहले रे समझ लेते हैं। द डायरेक्शन और पाथ अलोंग विच लाइट एनर्जी ट्रेवल्स इन ए मीडियम इज कॉल्ड अ रे ऑफ लाइट। मतलब जिस डायरेक्शन में या जिस रास्ते में लाइट एनर्जी प्रोपागेट कर रहा है या जा रहा है, इसी को बोला है, उस रास्ते को बोला जाता है रे ऑफ लाइट। ठीक है, जैसे कि ये देखिए, ये जो लाइन है एक सीधा लाइन जा रहा है, एक एरो मार्क दिया है, मतलब इस रास्ते में, इस डायरेक्शन में, है ना, लाइट एनर्जी प्रोपागेट कर रहा है, तो इस लाइन को हम लोग बोलेंगे रे ऑफ लाइट। तो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्ट्रेट लाइन व्हिच हैज एन एरो ऑन इट। इसको कैसे, रे को हम लोग कैसे दिखाएंगे, कैसे ड्रॉ करेंगे? एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया जाता है और एक एरो मार्क दे दिया जाता है, बस इतना ही है। इसी को बोला जाता है रे ऑफ लाइट। हम लोग सुनते हैं ना, सन का रे आ रहा है ना, लाइट रे निकल रहा है, तो रे क्या है? एक डायरेक्शन है या पाथ है जिसके ऊपर, जिसके तरफ लाइट एनर्जी प्रोपेगेट करेगा, उसी को बोला जाता है रे ऑफ लाइट। ठीक है, अब चलिए देखते हैं बीम ऑफ लाइट क्या है। देखिए बीम क्या है? बंडल ऑफ रेज कंस्टिट्यूट अ बीम। मतलब बहुत सारा रे अगर एक साथ में ट्रेवल करेगा तो बंडल को, उस पैकेट को हम लोग बोल सकते हैं बीम। ठीक है, समझ में? क्लियर? सिंगल सिंगल होगा, जैसे सिंगल सिंगल है तो ये रे है, जैसे मैंने ये 4 रे ड्रॉ किया है, अगर उसको आप एक ही तरह के देखेंगे, एक साथ देखेंगे, तो ये बन जाएगा बीम। अब देखिए बीम 3 तरह का होता है। बीम इज ऑफ 3 टाइप्स, पैरेलल बीम, कन्वर्जेंट बीम एंड डाइवर्जेंट बीम। पैरेलल बीम मतलब क्या? अगर सब रेस पैरेलल टू ईच अदर है तो ये हो गया पैरेलल बीम। कन्वर्जेंट बीम मतलब क्या? अगर रेस देखिए एक पॉइंट में जाके कन्वर्ज हो रहा है, देखिए 4 रे मैंने ड्रॉ किया, ये चारों रे एक पॉइंट में जाके मिल रहा है या कन्वर्ज हो रहा है बोल सकते हैं, तो इस तरह को बीम को बोला जाता है कन्वर्जेंट बीम। ठीक है, और डाइवर्जेंट बीम क्या है? एक पॉइंट से अगर 4 रे ऐसे निकल रहा है और दूर दूर जा रहा है तो इसको बोला जाता है डाइवर्जेंट बीम। तो ऊपर वाला हो गया पैरेलल, ऑल रेज आर पैरेलल। कन्वर्जेंट मींस 4 या 5 या 10 रे एक पॉइंट में कन्वर्ज हो रहा है, इसको कन्वर्जेंट बीम। और डाइवर्जेंट बीम मतलब एक पॉइंट से अगर 4, 5, 10 रे, है ना, स्कैटर्ड हो रहा है, निकल रहा है और दूर दूर जा रहा है, तो इसको बोला जाता है डाइवर्जेंट बीम। ठीक है, क्लियर हो गया? वेरी नाइस। अब चलिए नेक्स्ट टॉपिक, जिसका नाम पे हम लोग को चैप्टर को डिनोट किया गया है ना, अभी हम लोग इस टॉपिक में आए हैं, इसका नाम क्या है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो चलिए पहले इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? देखिए ये बच्चा, देखिए आप भी देखते होंगे, आपका मिरर में आपका चेहरा देख रहे हैं, ये जो बच्चा मिरर के सामने खड़ा हुआ है, खुद है ना, खुद को ही देख रहा है, तो ये जो इसका जो इमेज यहां पर दिखाई दे रहा है, ये क्यों फॉर्म हुआ है? बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, है ना। तो रिफ्लेक्शन, लाइट रिफ्लेक्ट होके
आया है बोल के इसका इमेज इस मिरर में दिखाई दे रहा है। तो आज हम लोग इसी को पढ़ेंगे और कैसे ये इमेज फॉर्म हुआ है, कैसे क्या हुआ, या आगे के लेक्चर में हम लोग देखेंगे। पहले इसका बेसिक डेफिनेशन पहले देख लेते हैं। क्या बोला है? द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इनटू द सेम मीडियम आफ्टर स्ट्राइकिंग अ सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। मतलब लाइट एक सोर्स से आया, एक सरफेस को हिट किया, एंड हिट करने के बाद वो लाइट बाउंस करके फिर उसी मीडियम में चला गया। मान के चलिए ये डायग्राम देखिए। लेट अस कंसीडर एम डैश एक सरफेस है। देखिए एम डैश एक सरफेस है और ए पॉइंट से कोई एक लाइट रे आया इस सरफेस को हिट किया, फिर वो बाउंस बैक हो गया। देखिए ए ओ आया, फिर ओ भी चला गया। अब ए जहां से लाइट आ रहा था, मान के चलिए इसमें एयर मीडियम था। अब एयर मीडियम से लाइट आया, सरफेस को हिट किया, फिर एयर मीडियम में ही वापस चला गया। जिस मीडियम से आया उसी मीडियम में वापस चला गया। इसी फिनोमिना को बोला जाता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। समझ में आ गया? रिफ्लेक्शन मतलब क्या है? बाउंसिंग बैक। जैसे एक रबर का बॉल आपने ले लिया और आपने इस बॉल को वॉल में थ्रो किया, तो क्या होगा? वॉल में थ्रो करके फिर आपके पास रिटर्न आ जाएगा ना। तो जैसे इस जो बॉल है बाउंस बैक किया, इसी तरह से लाइट भी क्या करेगा? कुछ सरफेस में जब हिट करेगा, वो बाउंस करके जब रिटर्न आ जाएगा, इसी को बोला जाता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लेकिन इसमें एक ही मेन चीज है, लाइट जिस मीडियम से गया है उसी मीडियम में आना पड़ेगा, तभी इसको बोल सकते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अपनी चीजों को समझिए। लाइट अगर एयर से ट्रेवल करके फिर एयर में घूम के आया, तब इसको रिफ्लेक्शन। लेकिन अगर लाइट एयर में ट्रेवल करके पानी में चला गया या ग्लास में चला गया, ठीक है ना, अगर दूसरा कुछ मीडियम में चला गया, तो उसको रिफ्लेक्शन हम लोग नहीं बोलेंगे, उसको रिफ्रैक्शन बोला जाता है, जिसके बारे में हम लोग आगे जाके अच्छी तरह से पढ़ेंगे। अभी के लिए आपका दिमाग में वो आप बिठा के रखिए, लाइट जिस मीडियम से आएगा, सरफेस को जाके हिट करेगा, फिर उसी मीडियम में उसको वापस जाना होगा, तभी इस फिनोमेना को आपको बोल सकेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्लियर है? अब देखिए, ये रिफ्लेक्शन के कारण ही हम लोग को चीजों को दिखाई देता है। आपके सामने जो टेबल के ऊपर में जो किताब है ना, वो किताब आपको क्यों दिखाई दे रहा है? बिकॉज आपका घर में, आपका रूम में जो लाइट जल रहा है, उस सोर्स ऑफ लाइट से लाइट आके गिरा आपका बुक में या कॉपी में, वहां से रिफ्लेक्ट होके आपका आंख में जाके गिरा, तब आप वो किताब देख पा रहा है। अगर लाइट नहीं होगा, आप स्विच ऑफ कर देगा, तब क्या आप दिखाई देगा? आपका किताब, आपका बुक, है ना, आपका कोई भी चीज आपको दिखाई देगा? नहीं दिखाई देगा। इन एब्सेंस ऑफ लाइट आपको कुछ दिखाई नहीं देगा, बिकॉज अगर लाइट नहीं होगा तो लाइट का रिफ्लेक्शन भी नहीं होगा। अगर रिफ्लेक्शन नहीं हो तो चीजों को आपको दिखाई नहीं देगा। तो हम लोग को चीजों दिखाई देता है बिकॉज ऑफ द फिनोमेना ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, चलिए, सिंस हम लोग ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स पढ़ने वाले हैं, तो इस रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को थोड़ा ज्योमेट्रिकली एनालिसिस या समझने का कोशिश करते हैं। देखिए, मैंने पहले बता दिया था एम डैश एक सरफेस है, ठीक है। अब देखिए, लाइट ए पॉइंट से आया और सरफेस में हिट किया, तो ये जो ए ओ जो आपको सीधा लाइन दिखाई दे रहा है ना, इसको बोला जाता है इंसिडेंट रे। क्या बोला जाएगा? इंसिडेंट रे। और ये आया, आके फिर वो बाउंस बैक किया, तो बाउंस बैक किया, इसको बोला जाता है ओबी, ठीक है ना। तो ओबी को बोला जाएगा रिफ्लेक्टेड रे। तो जो आया इंसिडेंट, जो गया रिफ्लेक्टेड, ठीक है। एओ इज द इंसिडेंट रे, ओबी इज द रिफ्लेक्टेड रे। अब देखिए, ये जो बीच का जो लाइन दिखा रहा है ग्रीन कलर का, जिसका नाम है एनओ, इसको बोला जाता है नॉर्मल। क्या बोला जाता है? नॉर्मल। और ये जो नॉर्मल है ना, ये सरफेस का एग्जैक्टली परपेंडिकुलर होगा। मतलब इसमें एंगल कितना रहेगा? एग्जैक्टली 90 डिग्री रहेगा। देखिए ध्यान से, ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है ओवर द सरफेस। मतलब इस सरफेस के ऊपर में ये नॉर्मल ऑलवेज कितना डिग्री एंगल बनाएगा? 90 डिग्री बनाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, बाद में आगे जाके आपको और समझ में आएगा। लेकिन अभी के लिए आप ये एक इमेजिनरी लाइन आप सोच सकते हैं, जिसको हम लोग बोला जाता है नॉर्मल, ठीक है। अब देखिए, ये जो इंसिडेंट रे है, ये नॉर्मल के साथ में एक एंगल बनाया है। ये आप बोल सकते हैं एंगल ए ओ एन बोल सकते हैं। ये जो एंगल है, इसको बोला जाता है एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या बोला जाएगा? एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कौन बनाता है? इंसिडेंट रे और नॉर्मल, है ना। इंसिडेंट रे और नॉर्मल दोनों मिला के क्या बनाता है? एंगल ऑफ इंसिडेंस। और ये जो एंगल दिखा रहा है, जो नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे ने बनाया है, इसको बोला जाता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। देखिए यहाँ पर लिखा है एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम लोग स्मॉल आई से डिनोट करते हैं,
और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को हम लोग स्मॉल r से डिनोट करते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? तो ज्योमेट्रिकली अगर हम बोलेंगे एंगल AON इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल BON इज द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, रिफ्लेक्शन समझ में आ गया? बढ़िया। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक क्या है, टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन किस किस तरह का हो सकता है? पहला टाइप है रेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या है, देखिए ये डायग्राम देखिए, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। देखिए ये 3 है इंसिडेंट रे, ये तीनों क्या है, पैरेलल है। अब ये जो 3 ब्लू कलर का रिफ्लेक्टेड रे आपको दिखाई दे रहे हैं, वो भी तो पैरेलल है। मतलब अगर इंसिडेंट रे पैरेलल हुआ और रिफ्लेक्टेड रे भी पैरेलल हुआ तो इसको बोला जाता है रेगुलर रिफ्लेक्शन। और ये तभी मुमकिन है अगर ये सरफेस स्मूथ हो। ठीक है, अगर ये सरफेस स्मूथ हुआ तब रेगुलर रिफ्लेक्शन हो सकता है। तो रेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या होगा, इंसिडेंट रेज भी पैरेलल रहेगा और रिफ्लेक्टेड रेज में भी पैरेलल रहेगा। और इस टाइप का रिफ्लेक्शन में एक दिक्कत भी होता है। क्या दिक्कत होता है, सिंस ये रिफ्लेक्टेड रेज एक ही डायरेक्शन में कॉन्सेंट्रेटेड होते जाते हैं, तो इसके लिए जो इमेज आपके लिए बनेगा वो इमेज कभी कभी बहुत क्या बोलते हैं ना इंग्लिश में, ग्लेयर क्रिएट करता है। आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, आप याद कीजिए, अगर मैं किसी व्हाइट बोर्ड में अगर मैं लिखता हूं, ठीक है, आप थोड़ा इमेजिनेशन को क्रिएट कीजिएगा। अगर कोई व्हाइट बोर्ड में लिख रहा है, कोई टीचर अगर व्हाइट बोर्ड में लिख रहा है, अगर उस व्हाइट बोर्ड में लाइट आके रिफ्लेक्ट किया ना, तो आपको जो लिखा है, लिखावट है ना बोर्ड में, वो आपको प्रॉपरली दिखाई नहीं देगा। बिकॉज वो जो बोर्ड होता है ना, व्हाइट बोर्ड, वो बहुत ही स्मूथ सरफेस होता है। उसमें जाके लाइट क्या करेगा, रेगुलरली रिफ्लेक्ट करेगा और आपका आंख में जाके बहुत लाइट आके गिरेगा, तो वो आपके आंखों में ग्लेयर क्रिएट करेगा, जो एक डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है विजुअलाइजेशन के लिए। आपको पूरा जो लिखावट है उस बोर्ड में प्रॉपरली दिखाई नहीं देगा। तो इस रेगुलर रिफ्लेक्शन में यही एक दिक्कत है कि इस रिफ्लेक्शन के कारण जो इमेज बनता है ना, वो कभी कभी हम लोग को प्रॉपरली दिखाई नहीं देता है, जिसको हम लोग इंग्लिश में ग्लेयर क्रिएट होना भी बोलते हैं। तो देखिए डेफिनेशन क्या लिखा है, द टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन इन विच पैरेलल इंसिडेंट रेज क्रिएट्स पैरेलल रिफ्लेक्टेड रेज आफ्टर स्ट्राइकिंग अ सरफेस इज कॉल्ड रेगुलर रिफ्लेक्शन। ठीक है, समझ में आ गया? द रिफ्लेक्टेड रेज आर कंसंट्रेटेड, मतलब एक ही जगह में है ना, कंसंट्रेट होते हैं, एक ही डायरेक्शन में कंसंट्रेट हो रहा है, ओनली इन वन डायरेक्शन व्हिच मे क्रिएट ग्लेयर, जिसके कारण ग्लेयर क्रिएट हो सकता है, जो एक डिस्टर्बेंस है इमेज के लिए, हम लोग प्रॉपरली इसको देख नहीं पाते हैं। अब सेकंड टाइप का रिफ्लेक्शन क्या है, इरेगुलर रिफ्लेक्शन। इरेगुलर कैसे होता है, देखिए डायग्राम देखिए, ये एक रफ सरफेस है। अब देखिए इस रफ सरफेस से ऊपर में मैंने 3 इंसिडेंट रे दिखाया जो पैरेलल है पहले की तरह ही, लेकिन रिफ्लेक्टेड रेज देखिए पैरेलल नहीं है, बिकॉज ये सरफेस स्मूथ नहीं है, ये सरफेस रफ है। तो रफ सरफेस के ऊपर में इंसिडेंट रेज पैरेलल हो सकता है, लेकिन रिफ्लेक्टेड रेज कभी भी पैरेलल नहीं होगा। द टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन इन विच पैरेलल इंसिडेंट रेज क्रिएट्स नॉन पैरेलल रिफ्लेक्टेड रेज आफ्टर स्ट्राइकिंग ए सरफेस इज कॉल्ड इरेगुलर रिफ्लेक्शन, और जिसको डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन भी बोला जाता है। आई थिंक आपको समझ में आ गया टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। ये थोड़ा ड्रॉ कर लीजिएगा आपके कॉपी में। चलिए अभी नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं। क्या है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। जब रिफ्लेक्शन होगा, चाहे रेगुलर हो या इरेगुलर रिफ्लेक्शन, कोई भी रिफ्लेक्शन में कुछ लॉज है जो ऑलवेज फॉलो होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के ड्यूरिंग एग्जामिनेशन आपको पूछा जाएगा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है। तो देखिए पहला लॉ क्या है, देखिए द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन। देखिए ये डायग्राम से समझिए, ये है इंसिडेंट रे, ये है रिफ्लेक्टेड रे, करेक्ट। ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है और ये नॉर्मल है। ये देखिए तीनों एक ही प्लेन के अंदर में है, मतलब एक ही जगह में है। मतलब अगर इंसिडेंट रे आपका फ्लोर में आके गिरा है ना, और रिफ्लेक्टेड रेज भी आपका फ्लोर से ही जाएगा और नॉर्मल भी वही रहेगा, एक ही जगह में होगा, एक ही प्लेन के अंदर में होगा। ठीक है, यही बोला जाए। देखिए इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल तीनों एक ही प्लेन के अंदर में होना चाहिए और होगा भी। और सेकेंड लॉ क्या बोला है, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। मतलब ये जो आई है और आर है, ये दोनों हमेशा बराबर होगा। मतलब अगर आई 30 डिग्री हुआ तो आर भी 30 डिग्री होगा, अगर आई 45 डिग्री हुआ तो आर भी 45 डिग्री होगा। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। तो ये लॉ याद करके रखिए और हर तरह का रिफ्लेक्शन में ध्यान रखिएगा, चाहे रेगुलर रिफ्लेक्शन हो चाहे इरेगुलर रिफ्लेक्शन हो, सब में ये लॉ एप्लीकेबल होगा। अगर रिफ्लेक्शन हुआ है तो लॉज भी एप्लीकेबल होगा। समझ में आ गया बात? तो आपको याद रखिए दोनों लॉ। आज के वीडियो में इतना ही है। जो इसका सेकंड पार्ट बनेगा उसमें हम लोग चैप्टर को और आगे बढ़ाएंगे। आज के लिए इतना ही है। थैंक यू।